Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर ऑफ 13th जुलाई। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देखते हैं। GS1 में आज हमारे पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। GS2 में हेल्थ टॉपिक में से मलेरिया एंड जीका ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको देखेंगे। पॉलिटी में से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में समझेंगे, क्या पूरा इशू है, क्यों न्यूज़ में था और क्या इसके इम्प्लीकेशन है, क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। एजुकेशन में स्कूल रीओपनिंग, इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने संडे को भी डिस्कस किया था, लेकिन वो थोड़ा साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से था। इसको हम होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल है द हिंदू में। ओके, GS3 में इकोनॉमी में से इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन देखा गया है कि वापस से 6.3 के आसपास है अभी इन्फ्लेशन, तो इसको समझेंगे। एंड देन एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में से पहला टॉपिक है लाइटनिंग। जयपुर में रिसेंटली लाइटनिंग देखने को मिली जिसमें 11 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ठीक है, तो इसको देखेंगे। एंड देन रेड सेंडर्स, तो ये रेड सेंडर्स क्यों न्यूज़ में था और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको समझेंगे। GS4 में आज हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किस चीज़ को हम कैसे देखने वाले हैं। जैसे कि हेल्थ में मलेरिया एंड जीका ये दोनों जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल रीओपनिंग वाला जो टॉपिक है ये मेनली मेंस का है। इन्फ्लेशन दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और रेड सेंडर्स जो है, इस तरह के स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में आते हैं जनरली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, देखिए, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग हाउ हार्ड योर जर्नी इज, थिंक हाउ ग्रेट योर स्टोरी विल बी। तो देखो सारी बात जो है ना पर्सपेक्टिव की है, आप किस तरह से देखते हो चीज़ों को। तो आप अगर चीज़ों को डिफ़िकल्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी। अगर आप ये सोचोगे कि कितनी अच्छी एंड में स्टोरी होगी तो आपको चीज़ें ईजी लगेंगी और आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि आपकी जर्नी कितनी हार्ड है, कितनी डिफ़िकल्ट है अभी, लेकिन ये सोचिए कि जितना मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, जितनी डिफ़िकल्टीज़ आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं, उन सभी का भुगतान आगे जाके आपको होना ही है, ठीक है। आपको इन सभी का फ़ायदा मिलेगा एंड दिस विल मेक योर स्टोरी ग्रेट। तो चलो, विद दिस पॉजिटिविटी टुडेज सेशन शुड बी स्टार्टेड। तो पहला हमारा टॉपिक है मलेरिया। तो देखो, मलेरिया कैंप्स इन त्रिपुरा आफ्टर स्पर्ट इन केसेस। तो त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा इस साइड पे देखा गया है कि मलेरिया के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए मलेरिया टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, मलेरिया क्या है, एक हेमोरेजिक डिसीज़ है, ठीक है, और ये मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज़ है, ब्लड डिसीज़ है, ब्लड डिसीज़ को ही हेमोरेजिक डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है, और मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज़ है। किसके थ्रू कॉज होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू। प्लाज्मोडियम पैरासाइट यहाँ पे याद रखना पैरासिटिक डिसीज है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। 25 अप्रैल को WHO जो है वो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाती है 25 अप्रैल को। इस बार की जो वर्ल्ड WHO ने जो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया था उसकी थीम क्या थी, जीरोइंग ऑन एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे 25 अप्रैल याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये प्रीडोमिनेंटली मिलता है। अब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं, ये अगर अर्थ है ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। अब यहाँ पे ऊपर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और वैसे ही एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है इसे ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, ओके। और लगभग आप समझ लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ जो है ये वाला जो एरिया है इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो इस रीजन में जो भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे ये प्रीडोमिनेंटली मलेरिया पाया जाता है, एंडेमिक होता है इन कंट्रीज में, ठीक है। अब ये कैसे फैलता है, तो ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्कीटो इसके कारण फैलता है। तो ये जो मॉस्कीटो है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्कीटो, ये इसको फैलाती है, इसके बाइट्स के थ्रू ये फैलता है। अब देखो ये क्या होता है ना, जब भी ये मॉस्कीटो आपको अगर बाइट करता है, ठीक है, इस पर्सन को इसने बाइट किया, अब ये मॉस्कीटो के थ्रू जो पैरासाइट है वो बॉडी में एंटर कर गया, लीवर में जाके ये मैच्योर होता है, ये जो पैरासाइट है लीवर में जाके मैच्योर होता है और वहाँ पे इसका डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है और फाइनली ये RBCs जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं उस पर अटैक करता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर, फ्लू, इलनेस, ठीक है, और हेडेक, मसल एक, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस सिम्टम्स में। प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है। प्रिवेंटेबल इसीलिए क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन को RTS नाम से जाना जाता है और ट्रेड नाम इसका जो है, ट्रेड नेम वो है मॉस्क्यूरिक्स।
तो इसके नाम से इसकी वैक्सीन मिलती है। तो वैक्सीन है और क्यूरेबल भी है क्योंकि इसकी मेडिसिन भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जो भी आपको पता होगा कोविड के टाइम पे एक हाइड्रोक्लोरोक्विन ये मेडिसिन बहुत फेमस हुई थी और ये कहा जा रहा था ये तो मलेरिया की मेडिसिन है, आप इसको कोविड में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि ये क्यूरेबल है क्योंकि इसकी मेडिसिन भी अवेलेबल है। ओके, अब E2025 इनिशिएटिव के बारे में मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। WHO का इनिशिएटिव है, इसमें ये कहा गया है कि 25 कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया है WHO के द्वारा और ये कहा गया है कि 2025 तक हम इन 25 कंट्रीज़ में टेक्निकल और मेडिकल एड देने के लिए तैयार हैं सो दैट इन 25 कंट्रीज़ में 2025 तक मलेरिया के केसेस को ज़ीरो कर दिया जा सके। ओके, इसके साथ एक E2020 इनिशिएटिव भी आया था 2017 में, ठीक है, बस इतना याद रखना। नाउ वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो थी 2020 की, उसमें ये बताया गया, WHO रिलीज करती है, ठीक है, उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है, इंडिया देखो एक एंडेमिक कंट्री है मलेरिया के लिए और लगभग ये भी याद रखना कि इसकी एक प्रीवियस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो 70% केसेस आते हैं ना मलेरिया के, वो एक तो इंडिया से आते हैं और एक आते हैं अफ्रीका की कोई 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो अफ्रीका की 10 कंट्रीज़ और इंडिया, ये 11 कंट्रीज़ मिला के 70% केसेस मलेरिया के कंट्रीब्यूट करती हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट। ओके, और यहाँ पे WHO की जो ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसमें ये कहा गया कि इंडिया हालांकि एक एंडेमिक कंट्री है लेकिन इकलौती एंडेमिक कंट्री है जिसमें देखा गया है कि 17% डिक्लाइन हुए हैं यहाँ पे केसेस। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा काम कर रही है मलेरिया को कर्ब करने के लिए। अब एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है मलेरिया एलिमिनेशन का, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि लगभग 570 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे 2022 तक मलेरिया को खत्म किया जाएगा, ठीक है। मलेरिया के सारे जो केसेस हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है मलेरिया का एलिमिनेशन का, इसमें हम देखो कंट्रोल से एलिमिनेशन की तरफ बढ़े हैं। मलेरिया के केसेस को देखें अगर, तो पहले हम कंट्रोल की बात करते थे कि किस तरह से केसेस को कंट्रोल किया जाए, अब हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन की। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, ठीक है। देन एक और यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, मेरा इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ये ICMR का इनिशिएटिव है, ठीक है, और ये मलेरिया को कर्ब करने के लिए लिया गया है। दमन इनिशिएटिव उड़ीसा का है, उड़ीसा का दमन इनिशिएटिव है। तो ये भी याद रखना, ये बहुत एक मॉडल इनिशिएटिव के तौर पे देखा जा रहा है जो सभी स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, और ये मेजरली मलेरिया को कर्ब करने के लिए है, ठीक है। तो ये सारी हम चीज़ें डिस्कस करी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 की रिपोर्ट है, 70% ऑफ द मलेरिया केसेज इन द वर्ल्ड आर कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया एंड 10 अफ्रीकन कंट्रीज। तो मैंने आपको बताया था अभी इस रिपोर्ट के बारे में, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% जो केसेज हैं मलेरिया के, वो इंडिया और 10 अफ्रीकन कंट्रीज में से आते हैं। पैरासाइट मैच्योर्स इन लीवर एंड RBC। तो जो ये पैरासाइट है मलेरिया का, ये जो है पैरासाइट मलेरिया का, ये लीवर और RBCs में जाके मैच्योर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरफ। देखो, जीका भी न्यूज़ में था, जीका वायरस, जीका जो वायरस डिसीज़ है वो भी न्यूज़ में था। ऐसा इसीलिए क्योंकि केरला में पहली बार इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। लगभग 19 केसेस अभी तक आ चुके हैं केरला में जीका वायरस से रिलेटेड, और ये मेजरली तिरुवनंतपुरम में आए हैं, ओके। इसमें ये देखा गया, जो एक्सपर्ट जो पैनल बनाया गया उसमें देखा गया कि ये जो केसेस आ रहे हैं वहाँ पे, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो यहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट हो गया है, ठीक है। स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है वाटर का, और यहाँ पे हैवी ब्रीडिंग देखने को मिल रही है मॉस्किटोज़ की, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इनिशियल केसेस तो इसके कारण आए थे क्योंकि वाटर स्टैग्नेशन वगैरह देखने को मिल रहा है, और एक केस आने के बाद इसका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन हो रहा था, और उस वैक्सीनेशन के दौरान ये और ज़्यादा फैल गया, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये याद रखना है कि मॉस्कीटो के कारण होता है, पहली बात तो, ठीक है। और जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसी गर्मियाँ आती है तो वहाँ पे बहुत सारी एड्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जब भी आपके घरों में कोई भी साफ़ बर्तन पड़ा है या साफ़ पानी अगर कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है तो उसे आप वहाँ से इरेडिकेट कीजिए, वहाँ से हटाइए, ठीक है। तो ये मॉस्किटोज जो है ना, ये साफ़ पानी में ही पनपते हैं और मोस्टली मॉर्निंग और इवनिंग में देखे जाते हैं। अब चलो ये तो ठीक है, अब जीका वायरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जीका वायरस अगेन एक ब्लड डिसीज़ है, ठीक है,
और ये किसके कारण होता है, पैरासाइट के कारण ही होता है। और एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है ये इसको ट्रांसमिट करती है। अब देखो हमने देखा था मलेरिया में कौन सी थी, एनोफेलिस, यहाँ पे एडीज इजिप्टी है। और एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है ये सिमिलर मॉस्किटो है जो डेंगू भी फैलाती है, चिकनगुनिया भी फैलाती है और येलो फीवर भी फैलाती है। ठीक है, तो ये तीनों जो फीवर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जीका, ये तीनों फीवर्स जो हैं ये भी इसके थ्रू ही फैलाए जाते हैं एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। ओके, और यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जीका नाम इसको जो मिला था वो युगांडा अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे जीका फॉरेस्ट में पहली बार ऐसा केस पाया गया था, इसीलिए जीका फॉरेस्ट के नाम पे जीका वायरस यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये वायरस जो है 1947 में पहली बार where the virus was first isolated, तो 1947 में पहला केस युगांडा के जीका फॉरेस्ट में यहाँ पे देखा गया था। अब देखो सिम्टम्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडेक, कंजक्टिवाइटिस, फीवर, मसल पेन, जॉइंट पेन, स्किन रैशेस, ये सब कुछ देखा जाता है ड्यूरिंग जीका वायरस। अब देखो इसमें फैलता कैसे कैसे है, तो एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, फिर सेक्सुअल इंटरेक्शन से भी ये फैलता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है जीका के बारे में, तो इसमें सेक्सुअल इंटरेक्शन याद रखना, सेक्सुअल इंटरेक्शन से भी जीका फैलता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट विमेन में मदर टू चाइल्ड भी जा सकता है जीका। और एक चीज़ जो इसमें इस केस में बहुत सिवियर, बहुत इंटेंस मानी जाती है वो ये कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर जीका हो गया है और उसके जो यंग वन है उसको भी जीका वायरस हो जाता है, तो उसमें उस केस में एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। इस माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि जो भी बच्चा बॉर्न हुआ है उसको अगर माइक्रोसेफेली होता है तो उसका जो सर होता है, जो फेस होता है, जो सर होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द होल बॉडी। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन डिफेक्ट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्मॉल हेड्स, माइक्रोसेफेली का मतलब होता है स्मॉल हेड। ओके, तो जिसके कारण ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ मिलती है बेबीज़ में, और इसको कहते हैं गुलियन बेरे सिंड्रोम। तो ये याद रखना, गुलियन बेरे सिंड्रोम जो है इसको ये कहते हैं, ये रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो देखो ब्लड डिसऑर्डर से अब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बन गया जब ये पास ऑन हुआ दूसरी जनरेशन को, और इसके कारण कई बार पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो गुलियन बेरे सिंड्रोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन एक और चीज़, इसका ना कोई ट्रीटमेंट है ना ही कोई वैक्सीन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ना कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है। जो भी ट्रीटमेंट होता है ना वो सिम्टोमेटिक होता है। जैसे आपको फीवर हो रहा है तो डॉक्टर आपको फीवर की दवाई देंगे, हेडेक हो रहा है तो हेडेक की दवाई देंगे। तो ऐसे ट्रीटमेंट जो होता है ना सिम्टोमेटिक होता है, मेनली रिहाइड्रेशन वगैरह जैसे ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करूँ तो देखो वैक्सीन तो कोई है नहीं, इसलिए प्रिवेंट खुद को ही करना पड़ेगा हमें। तो इंसेक्ट रिपेलेंट्स को यूज़ करना, कवर बेड को यूज़ करना, मच्छरदानी वगैरह को, मॉस्किटो नेट को यूज़ करना, वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट्स। तो ये भी देखो मोस्टली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं तो प्रिवेंट हो सकता है ये डिसीज। देन ट्रीटमेंट क्या होता है, कॉल अ डॉक्टर, टेक मेडिकेशंस। तो मेडिकेशन में बेसिकली वाटर जो है उसको बढ़ाया जाता है बॉडी में रिहाइड्रेशन के थ्रू, एंड रेस्ट लो, ये सारी चीज़ें होती हैं। 2016 में WHO ने कहा था कि जो जीका वायरस है वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमको। अब इंडिया में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इसके लिए ये भी पता होना चाहिए जीका के लिए। तो देखो सबसे पहला मेजर जो है ये है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो ये डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम में माइक्रोसेफेली को देखा जाता है कि माइक्रोसेफेली बच्चों में तो नहीं हो रहा है। दूसरा जो है ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये नेशनल हेल्थ मिशन का ही एक पार्ट है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसमें मेजरली 6 जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज होते हैं इनको कंट्रोल करने की बात की गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक तो इसमें से 6 जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में, इसमें से 6 में से एक तो जीका है, बाकी 5 कौन से डिसीजेज हैं जो इसमें कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज जीका वायरस के बारे में सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीका वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो नेम्ड एडीज इजिप्टी। तो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से ये ट्रांसमिट होता है, सही स्टेटमेंट है। द वैक्सीन हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड फॉर इट बाय ICMR। तो ICMR ने रिसेंटली जीका वायरस को लेकर एक वैक्सीन डेवलप की है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई क्योर है, ना कोई मेडिसिन है, तो ना प्रिवेंटेबल है ना क्योरेबल है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखो, जब भी डिसीज पढ़ते हैं ना हम, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि किससे होता है। ठीक है, कि कैसे पैरासाइट से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये कैसे होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कॉज्ड बाय,
ठीक है। दूसरा, ट्रांसमिट कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, एक तो हमने मलेरिया के केस में भी देखा कि किस मॉस्किटो के कारण होता है, यहाँ पे देखा कि सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है, मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से डिसीजेज इससे लिंक्ड है, जैसे हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे हमने देखा ना गुलियन बेयर डिसीज सिंड्रोम, ये यहाँ पे माइक्रोसेफेली के बारे में देखा, तो ये डिसीज भी इससे रिलेटेड है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है, क्या सिम्टम्स हैं इस डिसीज के, ये पता होना चाहिए, क्या क्योर अवेलेबल है, क्या वैक्सीन अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पे कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कितने दिनों के बाद ये वायरस बाहर निकल के आता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से डिसीजेस को पढ़ना है हमको और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये टॉपिक है हमारे पास, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हरियाणा के ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट दिल्ली जल बोर्ड ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा के ऑफिशियल्स के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा ने जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है जो वहाँ पे मेनली वजीराबाद रिजर्वायर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया था, उसको हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो छोड़ नहीं रही है, हरियाणा के ऑफिशियल्स उस पानी को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत किल्लत हो रही है। तो ये इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है डिसओबे करना, ठीक है, डिसओबे करना कोर्ट को, ठीक है, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको, कोर्ट के जजमेंट्स को डिसओबे करना, और एक तरह से जो ट्रस्ट है जुडिशरी की अथॉरिटी पे उसको कम करने की कोशिश करना, इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो तरह का होता है। अब दो तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन सा होता है, सिविल और क्रिमिनल। अब देखो, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को पावर्स दी गई हैं कि आप दोनों जो हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी एसोसिएशन ने आपका कंटेम्प्ट किया है, आपको डिसोबे किया है, या फिर आपका जो ट्रस्ट है वो भंग करने की कोशिश की है, तो आप उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं। अब सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसोबीडियंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, विलफुल डिसोबीडियंस यानी कि सपोज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, अब कोई भी पर्सन, कोई भी एसोसिएशन उस जजमेंट को मानने से इनकार कर देता है और उसको डिसोबे करता है जानबूझकर, तो इसको कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट। देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में तीन चीज़ें आती है। एक कि अगर कोई स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है कोर्ट को, तो कोर्ट को अगर स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे तब। दूसरा, अगर जो अथॉरिटी है कोर्ट की, जुडिशरी की, उसको लोअर करने की कोशिश करता है तब आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रस्ट जो है पब्लिक का, उसको यहाँ पे भंग करने की, लोअर करने की कोशिश करता है अगर जुडिशियल अथॉरिटीज पे से, तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आएंगे, ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा उसको। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये दो आर्टिकल्स में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं कंटेम्प्ट को लेकर उसके बारे में बताया गया है, और 215 में जो हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर उसको बताया गया है। इनफैक्ट सेक्शन नंबर 10 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 का, एक तो देखो ये एक्ट पावर देता है कोर्ट्स को, और एक दो ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये पावर्स देते हैं। अब ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर है, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना उनके पास ही पावर नहीं है। इसीलिए अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का अगर कंटेम्प्ट होता है, तो उस केस में हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि उसके अगेंस्ट जो भी पर्सन कंटेम्प्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चला सके अंडर दिस सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि हाई कोर्ट्स के पास ही पावर है कि अगर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का कंटेम्प्ट होता है तो उस केस में हाई कोर्ट प्रोसीडिंग चलाएगा उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे भी रखता है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। तो देखो आर्टिकल 19 में एक जो फ्रीडम है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जो एक्सप्रेशन है उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इसमें जैसे पब्लिक ऑर्डर है, डिफेमेशन है, ये सारी हैं। इसके साथ साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। अब ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और ये समझने वाली है कि इसको लेकर कई सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये बहुत पुराने एरा का लॉ है, इसको अब हमें रिपील कर देना चाहिए या इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो देखो कुछ पॉजिटिव्स हैं,
कुछ नेगेटिव्स हैं हमेशा की तरफ। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ठीक है, बीच में भी होती है चीज़ें। तो अब पॉजिटिव्स क्या हैं इसके देखते हैं ये। तो देखो पॉजिटिव्स ये हैं कि एक तो कोर्ट्स के पास अपने जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट कराने की पावर आ जाती है बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई भी पर्सन इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत उसे चार्ज किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा बुलिंग होता है, बहुत ज़्यादा उनकी अवहेलना होती है, तो यहाँ पे उस चीज़ को कर्ब किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ट्रस्ट बना रहे, ठीक है, पब्लिक में अथॉरिटी को लेकर, जुडिशियल अथॉरिटी को लेकर, इसको यहाँ पे इंश्योर किया जाता है थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नेगेटिव्स क्या क्या है, देखो एक तो नेगेटिव ये है कि ये एक तो बहुत ज़्यादा स्कोप जो है इसका बहुत वाइड है, ठीक है, स्कोप बहुत वाइड है। जैसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करी, अब स्कैंडलाइज का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी कम तो बहुत सारे तरीकों से होती है, ट्रस्ट कम बहुत सारे तरीकों से होता है, तो ये डिफाइंड नहीं है, बहुत वेग टर्म्स हैं, तो इसका स्कोप बहुत वाइड है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो सिविल कंटेम्प्ट है उसको तो आप रखिए, लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरा ये कहा जाता है कि बहुत ऑब्सोलेट हो गया है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला प्रोविजन है ना, बहुत ऑब्सोलेट है। क्यों? क्योंकि आजकल जो अमेरिका में देखिए तो अमेरिका में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर। दूसरी चीज़ कि जैसे जो यूके है, यूके में भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे स्कैंडलाइजिंग जो है, कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, ये कोई ऑफेंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसमें लिमिट कर दिया गया है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह से ऑब्सोलीट हो गया है। तीसरा, डेमोक्रेसी, एक तरफ हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो बहुत कोर है ना, उसके ऊपर आप इस तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हो, तो ये सारे इसके नेगेटिव्स भी हैं। तो एक तरह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी चलती है कि जुडिशरी इसको बहुत आर्बिट्रेरली यूज़ कर रही है। जैसे बीच में प्रशांत भूषण का भी केस आया था, तो तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। तो ये पूरा इशू है, आपको इसके पॉजिटिव्स भी पता होनी चाहिए, नेगेटिव्स भी पता होनी चाहिए, और क्या पूरा इशू है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो ये एडिटोरियल है आज का, स्कूल रीओपनिंग को लेकर। तो प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी। तो स्कूल रीओपनिंग की कितनी ज़रूरत है और किस तरह से हमें स्कूल रीओपनिंग करनी चाहिए, इसके बारे में ये एडिटोरियल है। इसमें ये कहा गया है कि हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड वेव 2 साल लगभग हो गए हैं, स्कूल्स रीओपन नहीं हुए, जो एक चिंता का विषय हो गया पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो है इंटेलेक्चुअल हमारी जो क्लास है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया, क्योंकि स्कूल्स रीओपन नहीं हो रहे तो बच्चों की जो फाउंडेशन है वो बिगड़ रही है, उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से हम आगे के लिए पावर्टी में घसीट रहे हैं। तो ये कहा है ऑथर ने, इसीलिए स्कूल्स को रीओपन करना एक हमारा प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे जो स्थिति थी वायरस के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी उन्होंने स्कूल्स को पूरी तरह से बंद नहीं किया, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल्स थे वो उन्होंने फिर भी चालू रखे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हमने लास्ट संडे को आर्टिकल पढ़ा था, एडिटोरियल था, वो भी स्कूल रीओपनिंग से रिलेटेड, उसमें भी ये सजेशन दिए गए हैं कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर वल्नरेबिलिटी कम है, अभी भी हाफ वल्नरेबिलिटी है जितनी अडल्ट्स को है, उससे 50% वल्नरेबल ही हैं बच्चे कोविड से, ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कही गई कि जो बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं प्राइमरी टाइप के क्लास के, उनके ऊपर तो बहुत ही कम चांसेस हैं इसकी वल्नरेबिलिटी के, क्योंकि उनके अंतर्गत जो ACE2 रिसेप्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, जिसके ऊपर कोविड के जो वायरस है वो चिपकता है आके, वो ACE2 रिसेप्टर ही इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वल्नरेबिलिटी वैसे भी कम है देन हायर सेकेंडरी वाले। तो हम प्राइमरी स्कूल्स को तो अभी खोल ही सकते हैं, इस तरह से हम स्कूल्स को रीओपन कर सकते हैं कि पहले प्राइमरी क्लास के बच्चों को खोले, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अब वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है बच्चों की, और इसके साथ साथ जो स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होता है स्कूल्स में, टीचर्स हो गए, दूसरा स्टाफ हो गया, उसके वैक्सीनेशन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करके, एफर्ट्स को करके स्कूल्स को रीओपन करने की तरफ एक ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ कही गई थी उसमें, तो यही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट की गई है, लेकिन ये थोड़ा ब्रॉडर आर्टिकल है। तो इसमें एक चीज़ तो ये कही गई है कि ये कहा गया है कि देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गैप्स हैं, गैप्स बहुत ज़्यादा हैं स्किल्स को लेकर और जिस स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है उस क्लास को लेकर। जैसे हमने
अगर देखें तो 10th क्लास में जो बच्चा है उसके पास सिर्फ 8th क्लास तक की स्किल्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट इससे भी बुरी हालत है कई एरियाज में, रूरल एरियाज में तो और बुरी हालत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्किल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इनफैक्ट जो रूरल एंड अर्बन क्लास है, अर्बन एरियाज हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके बीच में भी बहुत गैप है। फिर इनइक्वालिटी यहाँ पे पावर, जो पुअर पीपल हैं, पुअर क्लास है और जो अच्छी रिच क्लास है, उसके बीच में भी एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो ये गैप्स और बढ़ने ही वाली हैं अगर स्कूल्स जो हैं वो रीओपन नहीं होते हैं तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि एक तरह से हम पावर्टी की तरफ अपने बच्चों को घसीट रहे हैं अगर हम स्कूल्स को रीओपन ज़्यादा टाइम तक नहीं करते हैं तो, क्योंकि देखो फाउंडेशनल वैल्यूज़ बिगड़ गई तो आगे जाके एम्प्लॉयबिलिटी भी बिगड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे पावर्टी की बात हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ 2-3 और इश्यूज निकल के आए हैं। जैसे कि पहले अगर मैं डाटा की बात करूं तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 स्टेट्स में लगभग 2/3 बच्चे जो हैं रूरल एरियाज में अब ड्रॉप आउट हो गए हैं स्कूल जो बंद हुए हैं उसके कारण। हरियाणा अकेले की बात करें तो 42% जो बच्चे हैं उन्होंने ड्रॉप कर दिया था स्कूल में एनरोलमेंट को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो। इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज भी घेर लिए हैं बच्चों को, जैसे कि चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है बिकॉज स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो बच्चे करें क्या, चाइल्ड लेबर तो करेंगे। और अभी लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई थी फैमिलीज की। देन चाइल्ड मैरिजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, इसके कारण। तीसरी चीज़ ये कि वेस्टिंग एंड स्टंटिंग के जो डाटा था वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब वेस्टिंग एंड स्टंटिंग जो है ये माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वैसे मिड डे मील्स के थ्रू बच्चों को न्यूट्रिशन मिल जाता था, लेकिन अब क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो मिड डे मील भी नहीं चल पा रही, इसके कारण जो माल न्यूट्रिशन है बच्चों में वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इश्यूज़ हो गए। इसके अलावा हेल्थ और वेलबींग के भी कंसर्न हैं। जैसे कई बार देखा गया है यूएस में, स्पेशली यूएस की स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब से स्कूल्स बंद हुए हैं तब से एक तरह का मेंटल इलनेस ने घेर लिया है बच्चों को। सुसाइड्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बच्चों में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक मेंटल वेलबींग के ऊपर भी क्वेश्चन क्रिएट हो गया है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर की बात करें कि रिस्क कितनी है कोविड को लेकर, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सिर्फ 50% वल्नरेबिलिटी है बच्चों को लेकर अभी तक की जो स्टडीज आई हैं उसके हिसाब से, और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर तो उतनी भी वल्नरेबिलिटी अभी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ इस आर्टिकल में जो बताई गई है कि कोविड की जितनी वल्नरेबिलिटी है ना, कोविड की जितनी रिस्क है बच्चों के ऊपर, उससे ज़्यादा रिस्क दूसरी चीज़ों की है। जैसे फ्लू अगर हो गया या वायरस, जो नॉर्मल वायरल फीवर होता है उसकी रिस्क बच्चों के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इन्फेंट जो फर्टिलिटी रेट है कोविड का वो 0.003% है, ठीक है, जो बहुत कम है, 0.003%। इससे ज़्यादा इन्फेंट जो फर्टिलिटी रेट होता है वो तो हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ही है, मतलब जो IMR है हमारे यहाँ वो 3% है। यानी कि हम लगभग 1000 गुना वल्नरेबिलिटी बच्चों की जो है वो ऐसे भी है हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल कारणों के कारण, ठीक है। जो यहाँ पे कोविड के कारण है उससे 1000 गुना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ ऑलरेडी है जो स्ट्रक्चरल कारण है उसके कारण, ठीक है। जैसे निग्लिजेंस हो गई या फिर जो नॉर्मल डिसीजेज होते हैं, वायरल डिसीजेज होते हैं उसके कारण हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो नए वेरिएंट्स ला सकती है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है एज प्रोफाइल्स की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कम असर हुआ था, और जो नए वेरिएंट्स भी आते हैं तो वो कम ही डेंजरस होंगे, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है। इसीलिए ये मानना है कि टीचर्स को अब रेडी करना चाहिए, स्टाफ को रेडी करना चाहिए स्कूल के, वो वैक्सीनेटेड हों, प्रॉपर यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जाए कोविड के टाइम पे, और टीचर्स को एसेंशियल वर्कर्स के फॉर्म में प्रायोरिटी दी जाए वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से हम स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं, और स्कूल्स को ओपन करना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर देखो फिर से क्लासेस के बीच में इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी अगर हम नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो कुल मिला के इस इशू में ये कहा गया है कि स्कूल्स को रीओपन करने के बारे में हमको सोचना चाहिए, और किस तरह से इसको रीओपन करना है इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि स्कूल्स को और बंद रखा जाए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइटनिंग को लेकर यहाँ पे एक इशू है। जयपुर में अभी कल ही लाइटनिंग देखने को मिली जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। अब ये लाइटनिंग जो हुई है इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया कि हम इतना एक्सग्रेशिया देंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसने ये बताया, होम मिनिस्ट्री जो है उसमें ये बताया कि जो बिगेस्ट नेचुरल किलर है हमारे इंडिया में वो है लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग के कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं, और लगभग 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं वहाँ पे होती है, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, बिहार, देखो उड़ीसा, बिहार, MP, झारखंड, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा
लाइटनिंग देखने को मिलती है। और ये जो लाइटनिंग है इसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूं कि लगभग जो NCRB जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके अकॉर्डिंग लगभग 8000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जिनकी डेथ हुई है। इसमें से लगभग 35% केस, 35% केसेस आर ओनली बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। 35% जो डेथ्स हो रही है नेचुरल डिजास्टर्स में, उसमें 35% सिर्फ लाइटनिंग के कारण है। इसके अलावा 15% के आसपास जो है वो सनस्ट्रोक के कारण भी है, और लगभग 11% हैं जो फ्लड्स के कारण है, ठीक है। अब देखो लाइटनिंग क्या होती है, यहाँ पे ये समझते हैं। तो लाइटनिंग का मतलब होता है रैपिड एंड मैसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरह से रैपिड और मैसिव डिस्चार्ज होता है जब इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर में, उसको कहते हैं लाइटनिंग। तो बेसिकली क्या होता है, इसको समझते हैं लाइटनिंग में होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, ये है हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो लाइटनिंग जो होती है ना, मेनली इस तरह के क्लाउड्स के कारण होती है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हाइट जिसकी 10 से 12 किलोमीटर होती है, और लगभग 1 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ सरफेस से ऐसे क्लाउड्स, ठीक है। तो इनके कारण ये लाइटनिंग होती है। अब देखो इसमें होता क्या है, सपोज कि ये हमारी सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहाँ से वाटर वेपर्स इवेपोरेट करे और ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं। जैसे जैसे इवेपोरेट करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे कंडेंस होने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पे वाटर वेपर था, यहाँ पे आके वाटर ड्रॉपलेट बन गया, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आइस क्रिस्टल बनता जाएगा, ठीक है। अब ये आइस क्रिस्टल जो है ये बहुत हैवी हो गया। अब हैवी होने के कारण ये नीचे की तरफ आने लगा। तो ये नीचे नीचे जो है ना, अब ये आइस क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे और ये वाटर वेपर्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जब वाटर वेपर्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आइस क्रिस्टल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के कारण हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब इस हीट जनरेट करने के कारण ही यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर्स, जैसे रेड कलर, व्हाइट कलर जो आपको देखने को मिलता है ना क्लाउड्स में, वो इसी के कारण देखने को मिलता है लाइटनिंग के दौरान। अब दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्लो बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है क्लाउड्स के बीच में। अब ये जो क्लाउड्स के बीच में, ये जो देखो यहाँ पे जैसे टॉप में पॉजिटिव चार्ज होता है, मिडिल में नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो नीचे है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है वैसे तो, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें, जो क्लाउड का जो मिडिल पोर्शन है जो नेगेटिवली चार्ज है, उसके कंपैरिजन में देखें तो अर्थ जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब क्या होता है, कई बार देखो दो क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग होती है, ये देखो ये वाली लाइटनिंग, ये इंटर क्लाउड है। कई बार क्लाउड के विदिन होती है इंट्रा क्लाउड, जैसे ये वाली लाइटनिंग जो देख रहे हो आप, ठीक है। कई बार क्या होती है, क्लाउड टू ग्राउंड भी होती है। तो हमारे लिए इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड ये दोनों लाइटनिंग हार्मफुल नहीं होती है। जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है। और ये जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, अगर इन दोनों के बीच में देखो ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया ना, चार्ज डिफरेंस हो गया, तो इसके कारण ये लाइटनिंग स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इसलिए स्ट्राइक करती है। और एक चीज़ याद रखना, जो टॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लाइटनिंग पहले गिरती है, जैसे टॉल ट्रीज हो गई, टॉल बिल्डिंग्स होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी लाइटनिंग हो तो आप किसी पेड़ के नीचे जाके ना खड़े हों, कभी कोई बड़ी बिल्डिंग के नीचे जाके ना खड़े हों, या तो अपने आप को किसी शेड में कर लें, किसी कार के अंदर, किसी इंडोर्स में चले जाएं, या फिर अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है तो अगर आप ग्राउंड पे ही हैं जहां आपके आसपास कुछ भी नहीं है, तो आप जितने छोटे स्ट्रक्चर में आ सकते हैं नीचे झुक के, उतने छोटे स्ट्रक्चर में आ जाएं, ठीक है। तो ये पूरे लाइटनिंग के बारे में हमने समझा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखो रेड सेंडर्स न्यूज़ में था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्मगलिंग देखने को मिल रही है। 6.2 करोड़ का जो रेड सेंडर्स है वो यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, स्मगल किया गया है। रेड सेंडर्स को लाल वो भी कहते हैं, लाल चंदन, ठीक है। तो सैंडलवुड जो होता है ना वही रेड सैंडल्स है। इसका साइंटिफिक नेम ये है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और आपको पता है सैंडलवुड, रेड सैंडल्स जो है वो और कुछ नहीं है, सैंडलवुड है, ठीक है। तो ये जो है कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती है, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, फर्नीचर, वुडक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और इसकी डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा है, एशिया में, चाइना में, जापान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी डिमांड आप ऐसे याद समझ सकते हैं कि 1 किलो जो रेड सैंडल्स होता है ना वो लगभग 1 लाख रुपए का मिलता है। 1 लाख रुपए तक लोग देने को तैयार हैं इस रेड सैंडल्स के लिए।
इसके बाद ये जो ट्री है ये एंडेमिक होती है साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। ये जो ट्री है ये एंडेमिक है। स्पेशली ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो है पालाकोंडा और सेस्चलम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, यहाँ से ये एंडेमिक होती है। और इसका क्योंकि इतना ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, और ये देखो IUCN के रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड है, इससे पहले ये एंडेंजर्ड थी, इसीलिए इसको साइट्स वगैरह का जो प्रोटेक्शन है वो मिला था। अभी ये नियर थ्रेटेंड है IUCN की रेड लिस्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इसका प्रोटेक्ट किया गया है इसको, और इसका एक्सपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम 2004। तो ये आपको याद रखना है रेड सेंडर्स के बारे में, ठीक है, कि IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में कौन से अपेंडिक्स में आती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट इशू की, इन्फ्लेशन। तो देखो इन्फ्लेशन जो है 6% से भी ऊपर रहा है जून में, हालांकि थोड़ा कम आया है, ठीक है, जैसे अभी जो है वो 6.25 कुछ हो गया है, ठीक है, 6.26% हो गया है अब, जो 6.3 था लास्ट मंथ में। तो अब जो है इन्फ्लेशन हालांकि स्लाइटली नीचे आया, लेकिन 6% से अभी भी ऊपर है। हमको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अच्छा रुको थोड़ा धीरे चलते हैं, इन्फ्लेशन को समझते हैं पहले। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन क्या होता है? जब डिमांड जो है वो सप्लाई से बढ़ जाए, सिंपल सी बात है। मतलब कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके प्राइजेस जब बढ़ने लगते हैं, किसी भी गुड्स या कमोडिटी के प्राइजेस जब कंसिस्टेंटली बढ़ने लगे उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और ऐसा होता है डिमांड्स के बढ़ने से या सप्लाई के घटने से, ठीक है। तो ये होता है इन्फ्लेशन, बेसिक मीनिंग ये है, ठीक है। अगर इसकी बात माने, मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने कमेटी बनाई थी RBI ने, 6 मेंबर्स की कमेटी है, इसका काम था इन्फ्लेशन को चेक में रखना। अब इन्होंने टारगेट सेट किया था कि हमें 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है, लेकिन अब 6% से ऊपर जा रहा है, 2 महीने लगातार हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अब इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन के 2 कारण होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल फैक्टर्स ये होते हैं जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो किसी भी इकोनॉमी में, और ये अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, ब्लैक मनी अगर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम अगर लोगों की बढ़ रही है तो लोगों के हाथ में डिमांड बढ़ेगी, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। तो इसके कारण डिमांड बढ़ती है, एक तरह से अच्छा माना जाता है डिमांड पुल फैक्टर्स के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसको। कॉस्ट पुश फैक्टर्स जो है ना, ये सप्लाई कम होने के कारण होते हैं, ठीक है। तो सप्लाई अगर कम है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी ठप पड़ी है, तो कॉस्ट पुश फैक्टर्स के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्टली हो रहा है, वो एक कारण हो जाता है इन्फ्लेशन का। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बढ़ जाए अगर, तो उसके कारण आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल प्राइजेस अगर बढ़ जाएँ तो उसके कारण आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी। होर्डिंग करने लगे अगर कोई, ब्लैक मार्केटिंग करने लगे तो उसके कारण चीज़ें महंगी हो जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाएं तो उसके कारण भी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से खराब नहीं है, ठीक है। माइल्ड इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उससे डिमांड बढ़ती रहती है, इकोनॉमी चलती रहती है, प्रोडक्शन होता रहता है, ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो माइल्ड इन्फ्लेशन हमारे लिए 4% के आसपास वाला है, ±2%, ठीक है। 4% ±2%, यानी कि 2 से 6% तक अगर इन्फ्लेशन है तो वो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन इससे बढ़ रहा है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैंने सोचा कि कुछ टर्म्स आपको बता दूं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी टर्म्स जो है ना प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अब देखो, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? एक तो हमने देखा इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस बढ़ना। अब जैसे 6% इन्फ्लेशन है, 6.3% इन्फ्लेशन था, अब 6.26% हो गया, तो इन्फ्लेशन परसेंट जो है, इन्फ्लेशन की दर जो है वो कम हुई है, ठीक है, 6.26 हो गई है। तो इन्फ्लेशन परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है, उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कम हुई है, इन्फ्लेशन अभी भी हो रहा है, प्राइजेस अभी भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, डिफ्लेशन ये होता है जब प्राइजेस घटने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट जो है नेगेटिव हो जाए, यानी कि प्राइजेस घटने लगे, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ये कब होता है? जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है डिमांड से। सप्लाई इतना इकोनॉमी में, डिमांड किसी के पास है ही नहीं, तो इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, डिफ्लेशन ही होगा, प्राइजेस घटते जाएंगे, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब 3% से कम है अगर इन्फ्लेशन, तो उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब 3 से 7% अगर इन्फ्लेशन है तो वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? 10% या उससे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होता है उसको कहा जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। रन अवे या हाइपर इन्फ्लेशन, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, ठीक है, 100%, 1000%, ऐसा इन्फ्लेशन जब होता है ना, 10% से बहुत ज़्यादा डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट्स में इन्फ्लेशन जब होता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसा वेनेजुएला में देखने को मिला था, ठीक है। वेनेजुएला में लोग
बैग्स भर भर के करेंसी ले जा रहे थे लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा था मॉल्स में, इतना इन्फ्लेशन आ गया था, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, मतलब ग्रोथ जो है वो थमी हुई है, बिल्कुल स्टैग्नेंट ग्रोथ है, इकोनॉमी बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई है, तो इसको कहेंगे रिसेशन। और साथ में इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये बहुत ही बुरी कंडीशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। माइजरी इंडेक्स क्या होता है? जब इन्फ्लेशन के रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को मिला के हम देखें तो उसको माइजरी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स है ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।